आज हम कक्षा 10 द्वितीय भाषा हिंदी गुजरात बोर्ड लेसन नंबर 18 रचना, जिसके लेखक हैं रघुवीर चौधरी। ये जीवित व्यक्ति हैं। इनका जन्म 1938 ईस्वी में सर्जक चिंतक कर्मशील रघुवीर चौधरी का जन्म बापूपुरा जिला गांधीनगर उत्तर गुजरात में हुआ। स्कूली शिक्षा माणसा तथा उच्च शिक्षा अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज में। हिंदी का अध्यापन भाषा साहित्य भवन गुजरात यूनिवर्सिटी के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पद से नियुक्त हुए और नई तालीम की संस्थाओं के सूत्रधार बने। रघुवीर भाई ने गुजराती भाषा में लगभग सभी विधाओं के शाधिकार लेखन कार्य किया। कथा साहित्य, नाटक, कविता, रेखा चित्र आदि में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अमृता, उपरवास कथायत्री, वेणुवत्सला, सोमतीर्थ, रुद्र महारालय आदि उपन्यास इनकी कीर्ति के स्तंभ हैं। गोकुल, मथुरा, द्वारका, अमृता तथा उपरवास कथायत्री के हिंदी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। ग्रामीण जीवन के निकट संपर्क, शहरी अनुभवों की अभिव्यक्ति के साथ ऐतिहासिकता उनकी रचनाओं का प्रमुख आयाम है। मूल निष्ठा उनकी रचनाओं के प्रमुख स्वर है। इनकी लंबी कविता बचाव नामू इस दृश्य से उल्लेखनीय है। रघुवीर भाई को उपरवास कथायत्री के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वो गुजराती के सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। इनमें रणजीत राम सुवर्णचंद्रक, कामरेड मुंशी स्वर्णचंद्रक, गोवर्धन राम त्रिपाठी पुरस्कार आदि मुख्य हैं। इन्हें साहित्य अकादमी की मानद फेलोशिप प्राप्त है। भारत का प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान 1915 ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये इनके जीवन का परिचय। मैं भी व्यक्तिगत रूप से इनसे मिला हुआ हूँ। इनसे साक्षात्कार, इनके साथ कार्य करने का भी अनुभव मुझे भी प्राप्त है। प्रस्तुत एकांकी है, जिसे इंग्लिश में प्ले कहते हैं। इन बच्चों के माध्यम से गांधीगिरी सिखाई गई है। एक ग्रामीण परिवेश का चित्रण है। ध्यान देकर सुनेंगे। बिल्कुल सरल और सौम्य भाषा में ये एकांकी चित्रित किया गया है। सिचुएशन ये है, शाम का समय है। ग्राम पंचायत के कार्यालय के बंद दरवाजे के पास बैठा चौकीदार जम्हाई उबासी दे रहा है। दूर बैठे रमेश, निवेश, नरेश गंभीरता से बात करते दिखाई दे रहे हैं और उसी बीच में उनकी सहेली गोपी प्रवेश करती है। गोपी कहती है, दोनों ओर देख लेने के बाद अविनाश जी नहीं आए। निवेश कहता है, गोपी तुम क्या कोई काम था अविनाश का? गोपी कहती है, खास तो नहीं, कल उन्होंने वादा किया था कि आज इसी समय मुझे प्रसाद जी की कविता सुनाएंगे। प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद, हिंदी कवि के छायावादी स्तंभों में से एक स्तंभ, उनकी कविता सुनाने का वादा किया था। रमेश कहते हैं, कविता समझने में कोई फायदा नहीं होगा गोपी, कोई ठोस काम करो तो अविनाश को करने दो। गोपी, आप भी कैसे मजाक कर रहे हैं रमेश भाई? कविता तो आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। निवेश कहता, पर आत्मा या संवेदना हो तभी ना। गोपी, क्या निमेश भाई की आत्मा नहीं है? निमेश, कभी थी आज नहीं है। हम सब निर्णय कर चुके हैं कि ये जो हमारे साथ है वो ही पर्याप्त है। गोपी कहती है, हाथ तो सभी के होते हैं नरेश, पर आज हम हाथों का कमाल दिखाएंगे। गोपी, मैं समझी नहीं नरेश भाई। नरेश कहता, हम सब इन हाथों का सदुपयोग करेंगे। गोपी, यह तो आपने और भी मुश्किल बात कही। रमेश कहता, तुम अभी बच्ची हो जाओ, कविता पढ़ो।
गोपी सो तो आपकी सलाह के बिना पढ़ूंगी, लेकिन सचमुच आप अपने हाथों का सदुपयोग करने जा रहे हैं तो इच्छा होती है कि मैं भी आपका साथ क्यों न दूं। ये बात संकेत जो हाथ का उपयोग का है वो हिंसा की बात कर रहे हैं और ये गोपी समझती नहीं। रमेश, तुम्हारे हाथ अभी कोमल है बहन, जाओ अविनाश से मैं कहूँगा कि तुम आई थी, जाओ, मगर हाँ उसका इंतजार मत करना। आज हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, न तो पंचायत के किसी सदस्य को हटने देंगे जब तक कोई हमारे सभी सवालों का जवाब न दे दे। गोपी, जवाब क्यों नहीं देंगे? जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए जवाब देना तो बड़ा आसान होता है। नरेश, आसान होता तो वो यहाँ आकर के हमसे बात न करते, खड़ा होकर चौकीदार की ओर जाता है। देखो तो सही, दरवाजा बंद करके सभी बैठे हैं, नालायक, उल्लू के पट्टे गाली देता है। निमेश, अब शब्दों को उपयोग पर अविनाश का प्रतिबंध है, याद रखो। नरेश, तभी तो हम अभी तक शांत हैं। कितनी बार तो हमने प्रार्थना पत्र दिए, कितने दिन प्रतीक्षा की, आखिर हार कर आज उपवास पर बैठे हैं। रमेश, नरेश की बात को आगे बढ़ाते हुए, ठीक 2 घंटे पहले उनकी मीटिंग शुरू हुई थी, बीच में हमने बार कहलवाया कि हमको अंदर बुलाओ या बाहर आकर बात करो, बस जवाब ही नहीं दिया। नरेश, जैसे हमारी हस्ती ही उन्हें कबूल नहीं है। यहाँ हस्ती का मतलब हमारे अस्तित्व, वजूद से मतलब है। ऐसा तो नहीं, पर वो जानते हैं कि पंजरा पोल के मवेशियों की तरह वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर गुजराती शब्द है पंजरा पोल, जिसको जहाँ पर गाय भैंस जानवर आदि इकट्ठा घूमते रहते हैं। नरेश, ऊंची आवाज से, हम कुछ नहीं कर सकते। निवेश, जवाब तलब कर सकते हैं। रमेश, गोपी से, आखिर सदस्य साहिबों ने कहलवा दिया कि तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो। बड़ी मेहरबानी की उन्होंने, पर क्या आप शिष्ट भाषा का उपयोग कर सकेंगे? नरेश कहता, अविनाश कर सकता है। हमने कहा कि जाओ भाई, एकांत में बैठकर संस्कृत प्रचुर भाषा में लिख लाओ, पर बड़ी देर की। रमेश, शिष्ट शब्द खोज रहा होगा। गोपी, आप उनकी मदद करते तो अच्छा होता। नरेश, बस हमने मैटर दे दिया है। गोपी, मैं जान सकती हूँ। नरेश, क्यों नहीं, सारा गांव जानता है। इन सदस्य महोदयों ने बेशर्म होकर भ्रष्टाचार के कई मामलों में जो सहयोग किया है। आगे सेंटेंस पूरा नहीं करता है। गोपी, चलिए, एक क्षेत्र में तो सहकार की भावना फली। गोपी, इस बात पर तुम भीतर जाकर लोगों को बधाई दो, मजा आएगा। वे हमारा मजाक समझ नहीं पाए तभी ना। नरेश, वे समझेंगे कि गोपी जैसी होना लड़की ने हमें बधाई दी है, तारीफ की है। गोपी, क्या सबके सब बुद्धू हैं तो सभी चालाक को जरूरत पड़ने पर बुद्धू बन सकते हैं। अविनाश कभी क्यों नहीं आया, जरा देखो तो सही। गोपी, वो शायद दद्दा के घर बैठे हो। दद्दा बड़े भाई को कहते हैं। गोपी, आप लोगों को हर्ज न हो तो उनके साथ यहाँ आऊँ। हर्ज तो शायद तुम्हारे बड़े भाई को होगा। यह आपकी गलत फहमी है, मैं आऊँगी जाती है। नरेश बंद दरवाजे के पास जाकर दरार से देखने की कोशिश करता है। चौकीदार हाथ पकड़कर उसे हटा देता है। क्या कुछ पता चला? कैसे चला? मुंह में मुंह डाले खुसर खुसर कर रहे हैं सभी प्रवेश करते हुए। किसी का तिरस्कार मत करो नरेश, हम इस गांव के पढ़े लिखे युवक हैं, हमारी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है। रमेश, सो तो है ही। अविनाश के आवेदन पत्र लेकर पढ़ता है। क्या लिखा है? बस वही, उसके सभी घोटाले, पंचायत के घाटे के कारण उर्वरक माने खाद्य वितरण का प्रश्न, गरीबों के लिए आने वाले रेशन की कला बाजार में बेचने की बात। निवेश, वे तो कह देंगे कि रेशन वगैरह का काम तो सहकारी मंडली करती है। रमेश, मगर सहकारी मंडली पर कुंडली मार कर तो वो ही बैठे हैं, या कौन और? ठीक है, जाओ दे आओ अविनाश। आप दे आइए रमेश भाई। हाँ, बड़े हैं हम सबसे, इससे क्या? हमको जगाया हो तो अविनाश ने, जगाया है तो अविनाश नहीं।
अविनाश, छोड़िए इन फालतू बातों को, आप दे आइए और कहिए कि हमें आपसे जवाब चाहिए और अभी चाहिए। नरेश कहता है। रमेश कहता है, अच्छा चौकीदार के पास जाकर दरवाज़ा खोल दो। मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोल दो। क्या हुक्म नहीं? हुक्म की ऐसी तैसी। मैं कहता हूँ खोल दो वरना तोड़कर भीतर जाऊँगा। अविनाश कहता है, रमेश भाई आप इस पर क्यों बिगड़ते हैं? ऐसा कीजिए, पत्र इसे दीजिए, भीतर दे आएगा। ठीक है, लो जाओ दे आओ। चौकीदार पत्र लेकर भीतर जाता है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। रमेश कुछ देर वहाँ खड़ा रहकर लौट आता है। बड़ी प्यास लगी है, मुझे तो भूख भी ऐसी लगी है कि। रमेश कहता है, मैं तो जीवन में पहली बार उपवास कर रहा हूँ। अविनाश ने कहा, किसने कहा था कि तुम उपवास रखो? रमेश, मैंने उपवास का कुछ अच्छा असर पड़ता है, पुलिस पकड़ कर ले ली जाती है। पुलिस तो यहाँ है ही कहाँ? यहाँ ना हो पड़ोस के गांव में तो है, तो क्या? कुछ नहीं, वह आएगी तो उसे बता देंगे कि तुम्हें कानून का भंग करने वालों को पकड़ना है तो पकड़ो। दरवाजे को निर्देश करके उन लोगों को। नरेश, और वे उनकी बात मान लेंगे? अविनाश कहता है, आज नहीं तो कल। रमेश कहता है, तुम बड़े आशावादी हो अविनाश। अविनाश कहता, हाँ हूँ, तभी तो इस काम में। लो चौकीदार आ गया। बड़ी उत्सुकता से चौकीदार के पास जाते हैं। वो बिना बोले ही ताला लगाने लगता है। नरेश उसे रोककर भीतर झांक लेता है, रमेश भी। चौकीदार नरेश को रोककर ताला लगाकर शांति से चला जाता है। लोग भाग गए सभी इस दरवाजे से। अविनाश धैर्य और दृढ़ता से भाग कर जाएंगे कहाँ? इन्हें हमारे प्रश्नों का जवाब देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। रमेश, कल की आशा छोड़ो, अब तो हमारा आवेदन पत्र फाइल हो गया है। नरेश, वे लोग खा पी कर चैन से सोएंगे और हम यहाँ। नरेश, हम इन्हें चैन से सोने देंगे नहीं, उनकी नींद हराम कर देंगे। चिंता से क्या करोगे? रमेश कहता है, दरवाजा तोड़कर वो पत्र खोज निकालेंगे, फिर जाएंगे उनके घर। वहाँ तो उनके पालतू कुत्ते हमें रोकेंगे। मेरा ख्याल है कि हाथ में पत्थर लेने का विनय करता है। ठीक है, पथराव की बात सुनकर सभी दौड़े आएंगे। पत्थर उठाता है, चलिए अविनाश भाई उठाइए पत्थर। अविनाश कहता है, भाई मजाक छोड़ो। अविनाश शांत और गंभीर और गांधीवादी विचारधाराओं को मानने वाला व्यक्ति है। इसे तुम अभी मजाक समझ रहे हो? वाह पंडित, चलो उठाओ पत्थर, एक साथ वार करें। नहीं, ये संभव है। हम पर मकान का तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो हमारा भी है। अब तो इसी भ्रम में हो, आप तो इसी भ्रम में हो। चलो नरेश, रमेश, देर क्यों कर रहे हो? तीनों कदम बढ़ाकर पथराव करने लगते हैं। अविनाश कहता, रुक जाओ। मैं कहता हूँ, रुक जाओ, तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ वरना। नरेश कहता, वरना क्या? तुम ही ने तो इसके लिए भड़काया था। भड़काया नहीं था, जगाना चाहता था। शायद ये मेरी गलती थी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रमेश भाई, कम से कम आपसे। रमेश, रुक कर, यहाँ से जाओ। मैं जानता हूँ तोड़ फोड़ देखकर तुम्हें दुख होगा, जाओ। अविनाश, मैं इस प्रकार पलायन नहीं कर सकता। पलायन माने होता है भाग जाना। तो हमें साथ दो। हाँ, इसमें से ज़्यादा ताकतवर हो, आओ हाथ बटाओ। तीनों जोर से पथराव शुरू कर देते हैं। टूटने फूटने की आवाज़ आने लगती है। अविनाश, आप लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते, जैसी आपकी मर्जी। कार्यालय के दरवाजे के पास जाकर खड़ा रहता है। भले ही मुझको चोट लगे, अब तुम चोट नहीं, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम निशाना लगाना जानते हैं। निमेश ने अविनाश से बचाकर पत्थर फेंकते हैं। हाँ हाँ, थोड़े ही, ये हमारे थोड़े दुश्मन हैं। पथराव चल रहा है। गोपी दौड़ी आती है, अविनाश को सामने खड़ा देखकर चीख पड़ती है। गोपी, ओ ये क्या, आप लोग अविनाश जी को परवार कर रहे हैं? नहीं, मकान पर। इन्हें समझाओ कि बीच से हट जाए। कोई नहीं हटेंगे तो हमारे पत्थर भी। इन्हें चोट पहुंची तो हम कब कहते हैं कि ये चोट खाएं? हम तो इन्हें बचाते रहेंगे, पर हो सकता है कोई पत्थर छिटक कर। हाँ, हो सकता है। अच्छा हो कि इसका लाभ मुझे ही मिले। आप शिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं, रुक जाइए। गोपी लोगों के आगे इधर उधर चलती रहती है ताकि वो पत्थर फेंक न सके, परंतु वे गोपी को बचाकर वार करने का मौका नहीं छोड़ते। अविनाश ऊंची आवाज से, इन्हें रोको मत गोपी, ये सुशिक्षित है, समझदार भी हैं,
परंतु अभी इन्होंने अपने हाथ में से कुछ रचा नहीं, अर्थात कुछ निर्माण कार्य नहीं किया। इस मकान से लगाव है क्योंकि हम इसकी नींव तैयार हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बढ़ाया था। जैसे अभिनाथ की बात हो गई, रुक जाओ निवेश, रमेश नहीं रुकता, रमेश का हाथ पकड़ कर रोकना चाहता है। नरेश पत्थर फेंक कर संतुलन गंवा देता है, अविनाश को चोट लगती है। ओह, आपने ये क्या किया? दौड़कर अविनाश के पास पहुंचती है। नरेश लज्जित होकर रुक जाता है। अविनाश, यह तो कुछ भी नहीं है गोपी। 2 कदम आगे आकर सामने से आग के गोले आते हो तो भी मैं नहीं हटता। नरेश ने मेरी तरह इस मकान की रचना में हाथ बटाया होता तो वो मेरे स्थान पर खड़े होते और अंत तक अटक रहते। ये लोग तोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने रचा नहीं। रमेश कहता है, हमें माफ करो अविनाश, तुमने आज हमें सही अर्थ जगाया। अपने प्राणों की ब्याजी लगाकर हम संकल्प करते हैं कि तुम्हारी या किसी भी रचना को तोड़े रहेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, सहेंगे। गोपी, इसमें तो मैं भी आपका साथ दूंगी। निवेश, फिर प्रसाद जी की कविता का क्या होगा? गोपी, हो सकता है कि किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह की प्रतीक्षा के बीच जन्म ले। आगे आकर बैठती है, सभी उनका अनुसरण करते हैं। यहाँ पर पाठ पूरा होता है। शब्दार्थ पर विचार करेंगे। ग्राम पंचायत, गांव का अगुवाई प्रशासन करने वाली संस्था, गांव सभा। जम्हाई उवासी, जिसको गुजराती में बगासा खाना कहते हैं। शिष्ट भाषा मन मान्य भाषा, पलायन मन भाग जाना या गायब होना। मुहावरा है, नींद हराम कर देना, चैन से सोने नहीं देना। अब है स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। गोपी को प्रसाद की कविता कौन समझाने वाला है? निवेश, नरेश, अविनाश और रमेश। उत्तर है का, अविनाश। तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो। यह वाक्य कौन कहता है? रमेश, निवेश, नरेश, गोपी। इसका उत्तर है रमेश। विलोम शब्द देखिए। फायदा, नुकसान, शिक्षित, अशिक्षित, कोमल, कठोर, भ्रष्टाचार, शिष्टाचार, सहयोग, असहयोग। यहाँ पर पाठ पूरा होता है।